दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना से हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक हमको इस तरीके से कोरोना से डर के रहना है। कोरोना की वैक्सीन आ रही है, आ गई है, ये सब बातें हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, मगर सच में वैक्सीन आएगी उसके बाद भी हमें कब तक प्रिकॉशंस लेने होंगे और कब तक संभल के रहना होगा, इसी बारे में हम बात करेंगे आज डॉक्टर गोस्वामी जी से। डॉक्टर विवेक गोस्वामी पिछले 24 सालों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुष नेशनल मिशन के अंतर्गत ऑफिसर इन चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस बीकानेर में कार्यरत है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे शो सरल बात में। मेरा नाम डॉक्टर विवेक गोस्वामी है। मैं यहाँ बीकानेर राजस्थान में एज ए मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर वर्किंग में हूँ और सीएमएच ऑफिस में एनएचएम के अंडर कार्यरत हूँ। और अभी इस समय कोविड केयर सेंटर्स के काफी भार मिले हुए हैं, मुझे जिम्मेदारियां मिली हुई हैं सीएमएचओ साहब के द्वारा, तो उसको मैं देख रहा हूँ, निभा रहा हूँ। सर, सबसे पहले तो देखिए, आज की जो बाहर दहशत फैला हुआ है कोरोना का, कि आखिर कब तक ये हमें डराता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य रोग की तरह है, लेकिन ये नुकसानदायक तब होता है जब हमारे साथ में कोई भयंकर बीमारियां या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हमारे शरीर में है। अदरवाइज ये नॉर्मली ठीक होता है और आसानी से ठीक होता है। सर, वैक्सीनेशन आ गई है, इस बारे में हम सुन रहे हैं, कब तक आ जाएगी इसकी वैक्सीन? हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी कंपनियां वैक्सीनेशन निकालने की ट्राई कर रही हैं और उस पर ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हुई है कि भाई ये ही वैक्सीन है जो कोरोना में फायदेमंद रहेगी। कितना टाइम लग सकता है वैक्सीन आने में? लगना चाहिए, मेरे ख्याल से जल्दी आ जानी चाहिए, 2-4 महीने में ही आ जानी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीन आने के बावजूद भी 5 से 7 साल इसको रिकवर होने में या इसको सेटल होने में लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतना जल्दी हाँ जी, पूरा कोई भी वैक्सीन पूरे विश्व को पूरी तरह मिटाने के लिए इतना समय तो लगता ही है। 5 से 7 साल तक हमें अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी होगी? इसमें हमको मेनली क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और दूसरा चीज स्वच्छता से रहना चाहिए। बेसिकली ये जो कोरोना का इन्फेक्शन हमारे मुंह और नाक के द्वारा ज्यादा फैल रहा है, जैसे ही वो वायरस हमारे मुंह और नाक के नजदीक जाएगा तब हम इन्फेक्टेड होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। एक चीज अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि कोरोना का जो वायरस है, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को असर करता है, यानी जो किसी भी प्रकार की दूसरी बीमारी से संक्रमित नहीं है, तो ऐसे भी व्यक्ति को अगर संक्रमण लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 14 डेज में अपने आप ही वायरस खत्म हो जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सही है? सही है मैडम, ये क्योंकि हम देखते हैं कि कोविड केयर सेंटर में जो पेशेंट एडमिट होते हैं वो केवल पॉजिटिव पेशेंट तो होते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और उनको केवल आइसोलेशन किया जाता है और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि उनको कोई समस्या होती है तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, अदरवाइज कोरोना का कोई ट्रीटमेंट अभी तक न तो बना है और न ही उसको दिया जा रहा है। मतलब ये जो हम भाप लेते हैं और भाप लेने के लिए कहा गया है, गर्म पानी पीने के लिए कहा गया है, इससे कहते हैं कि जल्दी इन्फेक्शन नहीं लगेगा कोरोना का, अगर लगा भी है तो उसका मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा बॉडी में। तो ये क्या, किस प्रकार से दिन में कितनी बार भाप लेना है और कितना गर्म पानी पीना है, कैसे करना है? हमको हमेशा गुनगुना पानी ही प्रयोग में लाना चाहिए और भाप लेने का जो सिद्धांत है उसमें यही है कि वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में अंदर एल्वियोल्स को, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है, तो हमको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए उस भाप लेने का प्रयोग युगों से चला आ रहा है और इसका प्रयोग हमें 2 समय से ज्यादा नहीं करना चाहिए, दिन में 2 बार कर सकते हैं इसको। अच्छा, और काढ़ा वगैरह जो बनाने के पीने के लिए, ये भी हम मतलब लगभग हर घर में आजकल काढ़ा बना के लोग पी रहे हैं, तो एग्जैक्टली काढ़े में क्या क्या होना चाहिए और ये भी दिन में कितनी बार लेना है हमको? इसी तरह के काढ़े एक तरह से वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करने वाले काढ़े होते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले काढ़े होते हैं और इसका प्रयोग भी हमको सुबह शाम ही करना चाहिए और इसकी जो मात्रा है वो है 30 से 50 ml दिन में 2 बार। किचन में अवेलेबल होने वाली
तुलसी पत्र है, अदरक है या सौंठ है, दोनों में से एक, और काली मिर्च है, दालचीनी है, इसकी आप चाय के रूप में काढ़ा बनाएं, चाय की तरह काढ़ा बनाएं और उसको रोजाना मिश्री डाल के पिए। अच्छा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बचाव के लिए है कि कोरोना इन्फेक्शन से बचा जा सके, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके, उसके लिए है ये। डॉक्टर साहब, आप बीकानेर में रहते हैं और बीकानेर में ही आपको ज्यादा पेशेंट्स देखने पड़ रहे हैं, तो ये बताइए कि इस वक्त बीकानेर की क्या स्थिति है? लगभग हमारी ऑफिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लगभग 1,20,000 सैंपलिंग हो चुकी है और इसमें लगभग 4,700 और कुछ 5 पेशेंट के करीब कल तक पॉजिटिव थे, कल तक यानी कि कल शाम तक, और उसमें ये आंकड़ा यदि हम माने तो 3.86% होता है पॉजिटिविटी का, और 86% पॉजिटिव केस रिकवर हो चुके हैं, 86%। तो ये अच्छा आंकड़ा है। और केवल लगभग इसमें हम यदि सोचें कि भाई किन किन, एक आखिरी मतलब हमारे सामने सवाल ये आता है बार बार डॉक्टर्स होने के नाते कि भाई किन लोगों को आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है जी। या कितने % लोग आपके हॉस्पिटल में एडमिशन हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि 100% पॉजिटिव केसेस में केवल 20% लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और उनमें भी केवल हमारे जो बीकानेर का डेथ रेट है वो केवल 1.8% है, और वो भी कोविड पॉजिटिव होने के कारण वो कोविड की डेथ मानी जा रही है, जबकि वो किसी न किसी दूसरी रोग से संक्रमित था। मान लो आज किडनी फेल्योर का पेशेंट है, उसकी प्रॉपरली आज के समय में डायलिसिस नहीं हो पा रही है और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो डेथ की तरफ जा रहा है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है इसलिए कोविड की डेथ मानी जा रही है। मान लो किसी को हार्ट का रोग है, किसी को कैंसर का रोग है, तो उनका प्रॉपर इस समय कोरोना काल में उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाने के कारण वो कोविड की डेथ के रूप में काउंट किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये 1.8% जो आंकड़ा डेथ का आ रहा है वो भी कोमॉर्बिडिटी के कारण हो रहा है। अभी हमने बहुत सारे ना मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे और हम बहुत ऐसे सुनते हैं कि आजकल ऐसा फ्रॉड भी चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट 1 या 1.5 लाख रुपया कुछ पर पेशेंट दे रही है, तो आप जाकर के जब चेक कराते हो तो आप नेगेटिव होते हो, मगर फिर भी आपसे कहा जाता है कि आप पॉजिटिव हो। तो ये चीज, मतलब आप एज अ डॉक्टर बता सकते हैं कि ये चीज जो हम सुन रहे हैं, क्या ये वाकई में ऐसा 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 काम कर रहे हैं लोग? राजस्थान का सिनेरियो देखें तो राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे इलाज कम हो रहे हैं और केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा इलाज हो रहे हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि सैंपलिंग उसका लिया तो हमारे साधन से लिया, पूरा फ्री उसका सैंपलिंग हुआ और उसका इलाज फ्री हो रहा है, उसको ले जाने की सुविधा हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वहां पे बड़े बड़े होटल्स हमने बुक कर रखे एज ए कोविड केयर सेंटर, जिनमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, एसी रूम्स वगैरह हैं, और उनको टाइम टू टाइम सुबह चाय से लेके नाश्ता से लेके दोनों समय का खाना, और हर जगह हर कोविड केयर सेंटर में एक एलोपैथिक डॉक्टर, एक एलोपैथिक नर्स, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक आयुर्वेदिक नर्स अपॉइंटेड है वहां पे 24/7 रोटेटरी, मतलब 8-8 घंटे से ड्यूटी पे लगाए हुए हैं। तो अब सरकार का इतना भयंकर खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे समाज के लिए। अब देखो ना, मेरे को 5 महीने हो गए विदाउट एनी लीव, कंटिन्यूअस 3 मार्च से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और मेरा कोई टाइमिंग नहीं है, रात में भी कॉल आ सकता है, दिन में भी कॉल आ सकता है, दिन की तो 10 घंटे की ड्यूटी है ही। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे राजस्थान में इलाज बहुत कम हो रहा है, और यदि हो रहा है तो इस चीज के बारे में, क्योंकि मैं नहीं समझता कैसा होता है, जो पॉजिटिव केस आते हैं, क्योंकि सैंपलिंग यहाँ पे केवल गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है, प्राइवेट हो ही नहीं रही है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सैंपलिंग हो रही है वो एक्चुअल हो रही है। और यदि कोई पेशेंट ये सोचे कि भाई मेरे को यहाँ पे सरकारी में इलाज नहीं करवाना है, मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाऊंगा, तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट तो लेके पहुंच रहा है ना वहां पे,
प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डॉक्टर पीपी किट पहनेगा तो उसका चार्ज भी होगा, नर्सिंग स्टाफ पीपी किट पहनेगा तो उसका चार्ज भी होगा, जो भी दवाइयां लगेंगी उसका चार्ज भी होगा। अब हाइपोक्सिया इसमें मेन लक्षण होता है ऑक्सीजन की कमी होना, तो उसमें ऑक्सीजन यदि पेशेंट को लगेगी तो वो भी एक्स्ट्रा चार्जेबल होगी, और यदि कोमॉर्बिडिटी है तो उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा तो आईसीयू के चार्जेस भी अलग होंगे। तो प्राइवेटली तो पेशेंट को महंगा ही पड़ेगा। 30,000 पर डे का मिनिमम 30,000 पर डे का खर्चा है। तो अब 7 दिन से 14 दिन रहेगा वो मरीज, तो हो गया ना 1.5-2 लाख रुपए। 2-3 बातें और कहूंगा मैं कि एक तो नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए। हम दिन भर में टीवी में देखते रहते हैं कि भाई कोविड-19 की न्यूज चलती रहती है, आज यहाँ पे इतने संक्रमित हुए, आज इतने लोग मरे, आज इतना हुआ, आज वहां पे अस्पताल में इतने भर्ती। तो एक न्यूज के रूप में केवल हमको वो फास्ट न्यूज जो हमारे टीवी में आती है उनको देखना चाहिए, ताकि हमको सिर्फ इतना पता चले कि इस शहर में इतने कोविड के पेशेंट है, बस। इससे ज्यादा हमारे को नकारात्मक चीजें हमारे सामने मोहल्ले में या गली में या बिल्डिंग में हमारे को कोई कोविड पेशेंट निकल जाता है तो हम डर जाते हैं कि अरे हमारे घर के आसपास में कोविड पेशेंट आ गया है, और हम घबराने लगते हैं। ऐसी चीजों से नहीं घबराना चाहिए और अपने आप को थोड़ा बहुत व्यस्त रखना चाहिए उस वातावरण को हटाने के लिए। हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खूब सारा फ्लूइड लिक्विड लेना चाहिए, और सकारात्मक रहना चाहिए। कहीं पे भी मतलब जाने से पहले या बाहर से आने से पहले जो जो नियम हमको रखने चाहिए वो रखें, और अपने आप को बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बोला सब और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच।